नमस्कार दोस्तों, जीके उत्पसा यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आरएएस मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस सीरीज में आज हम ज्योग्राफी का जो है पेपर 2 से वीडियो लेके आए हैं। और ये जो हमारे पेपर 2 से जो ज्योग्राफी वाला सेक्शन है वहाँ से हम क्वेश्चन लेके आए हैं और इंडियन ज्योग्राफी के क्वेश्चन है। देखते हैं आज के हमारे क्वेश्चन। और आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो कुछ इस प्रकार है, 2 नंबर के लिए, कि नल्ला मल्ला हिल, मतलब इतना ही लिखा हुआ है कि नल्ला मल्ला हिल्स के बारे में आप क्या जानते हैं या कहाँ पे स्थित हैं। तो नल्ला मल्ला हिल्स के बारे में हमने जो 2 नंबरों में 15 शब्द के लिए लिखा वो कुछ इस प्रकार लिखा। पूर्वी घाट और पूर्वी तट के मध्य उत्तित भाग, मतलब ऊपर उठा हुआ भाग, आंध्र प्रदेश में अवस्थित लोहा या लोह आदि धात्विक खनिजों के लिए प्रसिद्ध। इसकी सर्वोच्च चोटी है, उसका नाम विशाखापट्टनम है। तो हमने देखिए मतलब 2 लाइन में जो है ये भी लिख दिया कहाँ अवस्थित है, साथ ही किस जगह पे है वो भी लिख दिया। और ये भी बता दिया यहाँ खनिज भी हैं, लोह खनिज वगैरह, उसके साथ इसकी जो है सर्वोच्च ऊंची चोटी वो भी लिख दिया। तो देखो 2 नंबर में 5-7 फैक्ट लिख देते हैं हम, तो हमें जो डेढ़ से क्या था, 1 से 1.5 नंबर मिल जाते हैं। हो सकते हैं था कि हम शायद मिस कर दिए, एक छोटा सा मैप बना देते हैं यहाँ, जैसे हमें भारत का मैप बना के यहाँ शो कर देते तो अच्छा रहता, लेकिन शायद वो हमने मिस कर दिया। और भी आप सुझाव दे सकते हैं कि इसमें और क्या बेटर किया जा सकता था, क्योंकि ये छोटी चीज़ें अभी सीख सकते हैं और इसको जो है आरएस की जो मुख्य परीक्षा होगी उसमें अप्लाई कर पाएंगे, वरना ये भी नहीं सीखेंगे तो फिर वहाँ कब कैसे अप्लाई कर पाएंगे। अगला जो हमारा क्वेश्चन है ये भी 2 नंबर के लिए, कि जुरासिक युग से आप क्या समझते हैं। जुरासिक काल जो समय था, अगर इतना ही लिखा है तो या जुरासिक काल से आप क्या समझते हैं, तो हम क्या लिख सकते हैं उसमें 2 नंबरों में 15 शब्द के लिए, कि नवजीवी महाकल्प के जुरासिक युग में पृथ्वी पर डायनासोर जैसे विशालकाय जंतु जो आज से लगभग 15 से मतलब 18 से 13.5 करोड़ वर्ष पूर्व थे, मतलब 13.5 करोड़ वर्ष पूर्व थे। राजस्थान के जैसलमेर में अकाल वुड फोसिस पार्क की संरचना, पृथ्वी पर हरी घास की उत्पत्ति आदि ये जो है जुरासिक काल में हुए थे। अब देखिए ये 2 नंबर का क्वेश्चन है, हम इसमें हमने ये मान लीजिए पृथ्वी की भूवैज्ञानिक समय सारणी के रूप में देखते हैं तो विश्व भूगोल में आता है। और अगर हमने भारत और राजस्थान के संदर्भ में देखा जाए तो देखो ये अकलवुड फोसिस पार्क की हमने जैसलमेर का उल्लेख कर दिया। तो ये 2 नंबर के क्वेश्चन है, वहाँ में 1.5 नंबर की जो है उम्मीद हमारे हो जाती है। और साथ ही हम छोटा सा यहाँ मैप बना देते हैं। अब मैप राजस्थान का जो है वुड फोसिस पार्क का ही बना पाते हैं, बाकी तो किसका बना पाते, तो शायद ये हम यहाँ शो कर देते हैं तो शायद थोड़ा और बेटर रहता और अच्छा हो जाता, क्योंकि ज्योग्राफी के क्वेश्चन में हमें मैप बनाना ही है। और जहाँ लगता है थोड़ा बहुत हो गया ना, 0.99% भी लगता है या मैप बन सकता है, वहाँ हमें समय मैप हमें घुसा देना चाहिए, क्योंकि यही प्लस पॉइंट होगा। बाकी सब कोई नहीं बनाएंगे, बहुत ही रेयर केस में बहुत कम लोग बनाएंगे। तो ये एक हम कर सकते हैं, मैप हुआ छोटा सा बना के ये कर सकते थे। इसमें हमने जैसे देखो ये इंडिया वर्ल्ड ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, हमने मतलब इंडिया ज्योग्राफी के साथ साथ इसमें जो राजस्थान का भी उल्लेख कर दिया, तो कहीं ना कहीं एग्जामिनर को ये लगेगा कि बंदे ने जो सब कुछ एस्पेक्ट इस क्वेश्चन के वो शामिल करने की कोशिश की है। अब हम देखते हैं कि 5 शब्द के लिए या 5 नंबर के लिए 50 शब्दों का जो क्वेश्चन है। और हमारा जो एक क्वेश्चन जो है 5 नंबर के लिए वो इस प्रकार है कि भारत के पर्वतीय वनस्पति का विवरण दीजिए, मतलब भारत में पाई जाती पर्वतीय जो वनस्पति है वो बतानी है हमें, स्थलीय या जलीय नहीं बतानी, केवल पर्वतीय बतानी है। तो इसमें हमने लिखा कि भारत में पर्वतीय वनस्पति प्राय 200 से 250 सेंटीमीटर वर्षा व 3000 से 4000 मीटर ऊंचे पर्वतीय ढालों पर पाई जाती है। तो ये तो हमने बता दी कि वर्षा ये होती है और ऊंचाई ये होती है। तो ये एक तरीके से, क्योंकि जलवायु जहाँ की होती है उस प्रकार की वनस्पति होती है, तो ये हमने बता दिया इस वर्षा के आधार पर इस हाइट पे या ऊंचाई पे जो पर्वतों पे जो है पेड़ या वनस्पति होगी। अब पर्वतों की ऊंचाई तो माउंट एवरेस्ट तो 9000 मीटर है, लगभग 9 किलोमीटर, 8845। तो हम ये कह नहीं सकते कि उसकी जो क्या क्या स्थिति हो सकती है वनस्पति की पर्वतों पर, वो बता दी कि भाई इतनी तो वर्षा होनी चाहिए और इतनी क्या है हाइट होनी चाहिए। और ये हमने लिया जैसे उत्तरी वो या जो हिमालय पर्वतीय क्षेत्र, एक तो उत्तरी पर्वतीय क्षेत्र, दूसरा हिमालय क्षेत्र हो गया। पूर्व उत्तर की पहाड़ियाँ हो गई, पूर्वी घाट प्राय कम वनस्पति पाई जाती है, कम मतलब ऊंचा है। और पश्चिमी घाट तो ज़्यादा ऊंचा है, और पश्चिमी ढालों पर तो पश्चिमी घाट की पश्चिमी ढालों पर वनस्पति पाई जाती है। और दूसरा है जो उत्तर का पर्वतीय मैदान या जो उत्तर पूर्व की पहाड़ियाँ हैं उनमें जो पर्वतीय है वहाँ पर पाई जाती है। और यहाँ हमने लिखा कि जैव विविधता संपन्न, दूसरी पहली बात तो ये पर्वतीय जो वनस्पतियाँ हैं, दूसरी उपयोगी लकड़ी, फल आदि, सागवान, स्प्रूप, शीशम आदि। इसके अलावा अंडमान द्वीप, लक्षद्वीप, तटीय मैदान व गंगा के डेल्टाई क्षेत्रों में भी क्या है जो वनस्पति पाई जाती है। तो इनकी जो पहाड़ी क्षेत्र हैं वहाँ भी जो वनस्पति पाई जाती है। तो इसमें हमने जो है ये लिखने की कोशिश की। अब आप बताइए भारत की वनस्पति, ये जो पर्वतीय वनस्पति का विवरण देते इसमें हम और क्या दे सकते थे, वो आप ज़रूर बताइएगा, जिससे हमें भी इसको में कुछ सीखने को मिलेगा। अगला हमारा जो क्वेश्चन है कि भारत में काली मृदा का विवरण एवं उसका संसाधनात्मक महत्व समझाइए।
वो एज है वो संसाधन किस रूप में काम आती है, इसका क्या महत्व है, और काली मृदा का विवरण दीजिए, कहाँ कहाँ काली मृदा पाई जाती है। तो हमने लिखा कि भारत के दक्षिण में स्थित लावा बेसाल्ट से निर्मित प्रायद्वीपीय जो पठार है में संरचनात्मक अपरदन के कारण लावा काली मिट्टी में रूपांतरित हुआ है, जिसे महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश के साथ साथ मालवा व राजस्थान के दक्षिण के हाड़ौती के पठार में काली मृदा का विस्तार हुआ है। देखिए, वर्ल्ड ज्योग्राफी का क्वेश्चन हो या जैसे इंडिया ज्योग्राफी का क्वेश्चन हो, आपको लगता है कि उसका राजस्थान से कोई न कोई लिंक है, तो उसको इंटरलिंक करने में कोई कमी नहीं छोड़े और आपको जैसे तैसे भी करके राजस्थान जोड़ना है। अब हमें देखो काली मृदा से क्वेश्चन बनाया हमने, और प्रायद्वीपीय भारत का ही भाग जो मालवा और आगे आगे राजस्थान का दक्षिण हाड़ौती का पठार होता है, तो हमने वहाँ भी उल्लेख कर दिया, वहाँ वो मिट्टी है वो यहीं पाई जाती है, मतलब यहाँ भी पाई जाती है। ये होती है एक क्वेश्चन के अंदर तक आप कितना उसके एस्पेक्ट को या जो बहुपक्षीय उसका जो विस्तार है उसको आप समझ पाते हो, या उसका उस क्वेश्चन को उतना जो लिख पाते हो या फैला पाते हो। तो ये मतलब एक पॉइंट होता है। ये मतलब जैसे वर्ल्ड ज्योग्राफी क्वेश्चन आता है, आपको पता है वो राजस्थान का कोई न कोई एस्पेक्ट आ रहा है, तो उसको आप जरूर डालिए और इसको अंडरलाइन करेंगे तो भी शायद अच्छा होगा, क्योंकि मतलब एग्जाम में पढ़ते हैं उसको पता चलेगा कि बंदे ने जो राजस्थान का एस्पेक्ट जरूर लिखना। हम आरएस का एग्जाम दे रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, तो आरएस वाले में जहाँ भी कोई भी क्वेश्चन हो, कहीं भी हो, कोई भी योजना आ रही हो, जैसे वित्तीय समावेशन के संबंधित हो या कोई भी योजना आती है, तो हमें राजस्थान की एक दो योजना जरूर लिखनी चाहिए। भामाशाह योजना ऐसा उल्लेख कर दिया हमने, स्वास्थ्य से संबंधित तो मुख्यमंत्री निःशुल्क योजना या अभी संजीवनी ये योजना और आई हुई है, तो इस प्रकार से कोई योजना उल्लेख जरूर करना। तो यहाँ देखिए हमने ये ऐड करने के बाद जो इस क्वेश्चन में आरएस के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए, मतलब आरपीएससी के हिसाब से या राजस्थान पीसीएस में, तो ये अपने आप में एक थोड़ा यूनिक बना देता है इस आंसर को, जहाँ तक मतलब मेरी जानकारी है। बाकी आप भी अपना जो है इस क्वेश्चन के प्रति वो कहते हैं सुझाव या सजेशन दे सकते हैं। और अगला जो हमने इसमें में लिखा कि ये लावा निर्मित होने से बहुत उपयोगी और उपजाऊ होती है। इसमें कपास, गन्ना व बागवानी फसलों की खेती की जाती है। ये विश्व की प्राचीनतम चट्टानों में से एक है। अब ये भी देख लिया हमने कि उम्र भी बता दी एक तरीके से किसकी, प्रायद्वीपीय भारत की पठार की, जो मतलब 16 करोड़ वर्ष पूर्व का है। तो हमने जो प्राचीनतम लिख दिया, इससे अपने आप ये जिक्र हो गया। दूसरी बात है लावा निर्मित है ये मिट्टी, उपयोगी भी है, इसमें कपास, गन्ना ये फसलें पाई जाती है। तो इस मिट्टियों में क्या हो सकता है एक तरीके से, अब एक दो और तत्व लिख सकते थे। अब काली मिट्टी है तो यहाँ लोहे का एक तरीके से अंश पाया जाता है इसमें, लाल मिट्टी, काली मिट्टी में, तो वो लिख सकते हैं। तो हमने लिख दिया कि लावा बेसाल्ट निर्मित है, और बाकी ये कहाँ कहाँ पाई जाती है उसका वितरण लिख दिया, और साथ ही इसमें कौन कौन सी फसलें होती है वो भी लिख दिया। अब आप ही बता सकते हैं इसमें और क्या ऐड किया जा सकते हैं जिससे इस क्वेश्चन में हम और इम्प्रूवमेंट कर सकें। तो अपने सुझाव एंड जो कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। अगला जो हमारे क्वेश्चन है वो भी 5 नंबर के लिए, और ये क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है कि भारत में जल संसाधन तथा जल नीति की चर्चा कीजिए। कि भाई एक तो जल संसाधन के बारे में थोड़ा जिक्र करना, और जल जो नीति है कब आई कब नहीं आई उसके बारे में थोड़ा जिक्र करिए, बताइए। हमने लिखा कि भारत में केंद्रीय जल संसाधन मंत्रालय वो राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद के अनुसार सतही एवं भूगर्भिक जल की उपलब्धता प्रचुर मात्रा में, मतलब जो सतह पर जल है वो और जो भूगर्भ में जल है वो प्रचुर यानी अधिक मात्रा में, परंतु अधिक जनसंख्या के कारण पेयजल की समस्या है। मतलब पानी है और उपलब्ध भी है, लेकिन अधिक जनसंख्या के कारण उसका हम अच्छी तरीके से जो उपयोग नहीं कर पाते हैं, उसका संरक्षण नहीं कर पाते हैं, वाटर कंजर्वेशन है वो नहीं कर पाते, इस वजह से जो हमारे पानी की जो है पेयजल की समस्या रहती है। आगे हमने लिखा कि जल संसाधन व संरक्षण के लिए जल नीति 1 जुलाई 2002 में परिवर्तन कर सबको, मतलब ये जो 2002 में जल नीति है उसमें संशोधन करके इसमें ये प्रावधान किए गए, सबको स्वच्छ पेयजल, कृषि एवं सिंचाई में जल की उपलब्धता से कृषि विकास, पर्यावरण और जैव विविधता के लिए नदी जोड़ों व संरक्षण, वर्षा जल संरक्षण, भूगर्भिक जल का मितव्ययी उपयोग, मतलब बहुत कम उपयोग में लेना, तथा गंगा नदी जल संरक्षण, नमामि गंगे आदि के माध्यम से राष्ट्रीय स्तर पर जल संरक्षण का संकल्प। तो ये भी हमने बता दिया कि जल संरक्षण के लिए सरकार की क्या नीति है, जल नीति बनाते हुए साथ ही ये भी बता दिया जल संरक्षण के साथ, और भारत में जल संसाधन भी बता दिया कि भाई सतही जल या भूगर्भिक जल है जो, और एक साथ भी हमने ये भी उल्लेख कर दिया एक तरीके से जो सरकार की या ऑथेंटिक हम कह सकते हैं परमाणु संस्थाएं हैं, सरकार के जो विभाग है उनका जिक्र करते हुए बता दिया वो कह रहे हैं कि भूगर्भिक और सतही जल ये हैं, और ये जो विभिन्न प्रकार की योजनाएं चलाई जा रही हैं उसके माध्यम से जो है जल संरक्षण को बढ़ावा दिया जा रहा है। तो यहाँ हमने नमामि गंगे हैं, या जो खास करके अति महत्वाकांक्षी जो प्रोजेक्ट है ये नदी जोड़ो परियोजना, ये भी जिक्र कर दिया। तो अब आप बता सकते हैं इसमें और क्या ऐड किया जाए जिससे इस क्वेश्चन में वो कहते हैं 4 साल लगाया जाए, या इसको और औसत से मतलब मैंने औसत आंसर बना दिया जाए। तो आप अपने सुझाव और कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। अब अगला जो हमारा क्वेश्चन है ये 10 नंबर के लिए, बहुत मतलब 10 नंबर वाला क्वेश्चन है 100 शब्दों के लिए। ये क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है कि भूकंपीय तरंगों के आधार पर पृथ्वी की आंतरिक संरचना की विवेचना कीजिए। मतलब भूकंप की तरंगों के आधार पर यह बताना है पृथ्वी की जो आंतरिक चट्टानें हैं या जो
एक तरीके से आंतरिक संरचना है वो किस प्रकार की है। तो देखिए हमने यहाँ पे लिखना शुरू किया कुछ इस प्रकार कि भूकंप पृथ्वी की आंतरिक हलचलों से उत्पन्न होता है। ये तो पक्का पता है कि भाई भूकंप में तो पृथ्वी की आंतरिक हलचलों या गतियों के कारण ही उत्पन्न होता है। और भूकंप का संसरण भूकंपीय तरंगों से होता है। और भूकंप का संसरण यानी भूकंप बाहर निकलता है वो भूकंपीय तरंगों से होता है। तरंगों से जो ऐसे हैं पी प्रकार की होती है। तो मतलब 2 प्रकार की तरंगें होती हैं और ये जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना का अध्ययन कराती है। तो भूकंपीय तरंग है इस प्रकार से पृथ्वी की आंतरिक संरचना का अध्ययन करवाती है। इसमें हमने लिखा कि भूकंप पृथ्वी के केंद्र, इसलिए ये तरंगें भी पृथ्वी के अंदर से निकलती है। भूकंप पृथ्वी के अंदर से निकलता है तो ये तरंगें भी अंदर से निकलती है। यहाँ हमने लिखा एस तरंगे, मतलब एस और पी तरंगे, जो हमने बताया अभी कि एस और पी प्रकार की तरंगे होती वो हमने बता दिया। और यहाँ हमने पृथ्वी की आंतरिक संरचना को बताया कि भाई जो सबसे ऊपर होती है वो भूपट्टी होती है और मध्य में जो क्रस्ट होता है और सबसे जो नीचे का भाग है मध्य का एक तरीके से वो केंद्र में वो है कोर। तो अब हमें इसमें देखें कि भूकंपीय तरंगे किस प्रकार पृथ्वी की संरचना की जानकारी देते हैं या हमें समझाते हैं। एस तरंग है तो एस तरंग के बारे में हमने लिखा कि पृथ्वी के केंद्र से उत्पन्न होकर लगभग 5 से 7 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से चलकर ठोस संरचना में ही गति करती हुई आगे बढ़ती है, परंतु तरल अवस्था में गति नहीं करती। इससे यह पता चलता है कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना परतदार है, जो कहीं ठोस है तो कहीं तरल अवस्था में। तो अब देखिए एस तरंग है वो मतलब ठोसों में तो गति करती है लेकिन तरल अवस्था में गति नहीं करती है। तो इससे यह पता चल जाता है कि पृथ्वी कहीं तो ठोस है और कहीं तरल है। तो एक तरीके से पृथ्वी की आंतरिक संरचना की जानकारी देती है एस तरंगे। अब करते हैं पी तरंगों की बात। ये किस प्रकार पृथ्वी की आंतरिक संरचना की जानकारी देती है। तो पी तरंगे ये भी केंद्र से उत्पन्न होती हैं तथा आंतरिक संरचना में अपवर्तन एवं परावर्तन से गति करती हुई एस तरंग की ही भांति 6 से 8 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति करती हुई भूपृष्ठ पर प्रकट होती है। यह तरंग तरल में भी गति करती है, जिससे आंतरिक मैग्मा लावा के साथ साथ गैसीय एवं तेलीय पदार्थों का पता चलता है। पी तरंग एस तरंग से कम शक्तिशाली होती है। तो मतलब एस तरंग तेज होती है लेकिन ये जो पी तरंग है एस तरंग से कम शक्तिशाली होती है। तो ये जो है मतलब तरल अवस्था में चली जाती हैं, ये मैग्मा वगैरह इन सब की जानकारी देती हैं। तो इससे पता चलता है कि भाई पृथ्वी के अंदर कहीं कहीं गैस भी हैं, लावा हैं, मतलब यानी कि पेट्रोलियम पदार्थ हैं, तरल अवस्था में भी हैं, क्योंकि ये जो तरल अवस्था में गति कर लेती है इस तरह तरल अवस्था में गति करती नहीं थी। तो ये क्या पृथ्वी की आंतरिक संरचना की जानकारी मिल जाती है। तो पृथ्वी अंदर से ठोस है या तरल है, दो ही चीज़ें होंगी। और गैस की है तो वो भी जानकारी दे ही रही है कि वहाँ गैस पाने की संभावना हुई है, क्योंकि जो पी तरंगे हैं वो है तरल या गैस अवस्था में से निकल जाती है, इसका मतलब वहाँ गैस भी पाई जाती है। अब हमने अंत में लिखा इस प्रकार एस एवं पी तरंग गति करती हुई भूपृष्ठ पर एल तरंगों में परिवर्तित हो जाती है। बाहर निकल कर जो है ये एल तरंगों में परिवर्तित हो जाती है, जो सबसे भयंकर होती है, बात खतरनाक। क्योंकि जो अंदर से तरंग निकली है वो बाहर के 2 तरंगे आपस में मिलकर एल तरंगों का रूप धारण करके बड़ी बड़ी बिल्डिंग गिरा देती हैं, या जो है एक तरीके से जहाँ भूकंप निकलता है तो उस पूरी भूपट्टी या जो पृथ्वी है उसको फाड़ देती है एक तरीके से, या उसमें दरारें आ जाती है। तो इस वजह से जो है टूट जाती हैं बिल्डिंगें या बड़े बड़े मॉल्स, या हम कह सकते हैं घर दीवारें, तो उसे जो जान माल की हानि होती है। इन तरंगों के आधार पर पृथ्वी के कोर में केंद्र तरल अवस्था का लावा, मैग्मा, गैसीय तेल आदि होते हैं, और क्रस्ट में कठोर धातुएं हैं, भूपट्टी पर ऑक्सीजन, एल्यूमिनियम, लोहा आदि होते हैं। तो मतलब ये हो गया कि पृथ्वी के केंद्र में तो क्या है तरल अवस्था में मैग्मा, लावा, ये गर्मी है, एक तरीके से उबला हुआ भरा पड़ा है अंदर, गर्म अवस्था में तरल है। क्रस्ट पे हैं कठोर धातुएं जैसे लोहा वगैरह, ये एल्यूमिनियम, या फिर इसको मान सकते हैं कि कोयला आदि। और भूपट्टी पर ऑक्सीजन है, एल्यूमिनियम है, लोहा, नाइट्रोजन जैसे तत्व पाए जाते हैं। तो इससे क्या हुआ पृथ्वी की आंतरिक संरचना की जानकारी मिल जाती है। और भूकंपीय तरंगें जो गति करती है तो वो जिस क्षेत्र से गति करती है उससे पता चल जाता है। या ठोसों से गति करी तो पता चलता है अंदर ठोस है, और तरल से गति करती है तो तरल से। तो इस प्रकार से दोनों तरंगें पृथ्वी की आंतरिक तरंग जो संरचना की जानकारी देती है। अब आप बताइए कि हमने इसमें जो है ये बता दिया कोर सबसे नीचे होता है, उसके बाद क्रस्ट आता है, भूपट्टी आती है। तो ये हमने बता दिया, इसके बारे में जिक्र किया है, यह मैप बना दिया थोड़ा सा पृथ्वी का। तो अब आप बताइए इसमें और क्या ऐड किया जा सकता है जिससे हमारे आंसर में इम्प्रूवमेंट आए और हम इसमें सुधार कर सकें और हमें भी कुछ सीखने को मिले। तो अपने जो अमूल्य सुझाव हैं वो ज़रूर कमेंट बॉक्स में दीजिए, और इसी प्रकार के जो वीडियो और हम लाते रहेंगे। उम्मीद करते हैं ज़रूर आज की इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला ही होगा। और अगर हमारा ये प्रयास और इनिशिएटिव आपको पसंद आए तो इसको लाइक करिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।